स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करेंगे। खास तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से जो समीक्षा बैठक ली गई है मंत्रियों के साथ, उस बारे में आपको जानकारी देंगे। मंत्रियों को कुछ नए निर्देश जारी हुए हैं और ये भी जानकारी सामने आई है कि जो अगली बारी का बजट होगा उसमें बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। कैसे? बजट के आकार के साथ साथ प्रावधानों के तहत भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। आज खुले तौर पर संकेत मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। जानकारी बिल्कुल आप तक पहुंचाएंगे। राज्य चयन आयोग में ओथ सेरेमनी के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किसकी शपथ होने जा रही है? ये दरअसल बेरोजगार युवाओं की ओर से भी लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि कब तक ये ओथ सेरेमनी होगी और फिर कब तक अगली भर्तियों का प्रोसेस इसमें शुरू हो पाएगा। तो ये जानकारी भी हम आपको देंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर्स की प्रमोशन एक दफा फिर फंस गई है और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा उन दोनों ही पक्षों को जो कि हेडमास्टर के लिए माफी चाहेंगे डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए प्रमोट होते हैं। इसमें प्रवक्ता और हेडमास्टर्स हैं, इन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है डेप्यूटी डायरेक्टर के तौर पर अपनी प्रमोशन का, लेकिन इंतजार इसमें भी और ज्यादा बढ़ गया है। आखिरकार किस वजह से, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। बुलेटिन के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि वेदर काफी ड्राई हो गया है, जिसके बाद अब किसान बागवान परेशान है। गेहूं की फसल बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और सबसे चौंकाने वाली जानकारी ये है कि नवंबर माह में गर्मी के सारे रिकॉर्ड ही टूट कर रह गए हैं। यानी कि अगर पिछले वर्षों की तुलना में बात करें तो 3 शहर धर्मशाला, सोलन और कांगड़ा में अधिकतम तापमान में नवंबर महीने में गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए हैं। 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान धर्मशाला का बताया जा रहा है। इस दौरान बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाया करता था। कंपकंपाती ठंड का सामना आम लोगों को करना पड़ता था, लेकिन देखिए इस बार सिचुएशन कैसी है कि बर्फबारी बहुत दूर की बात, बारिश तक नहीं हो रही है। पिछले 2 महीने से बारिश की एक बूंद तक हिमाचल प्रदेश में नहीं गिरी है और माना यह जा रहा है कि अक्टूबर माह में सामान्य से 97% कम बारिश दर्ज की गई है। इससे सूखा पड़ने जैसी स्थिति हो गई है। आकलन ये किया जा रहा है कि अगर ज्यादा समय तक बारिश नहीं हुई तो काफी वर्ग इससे प्रभावित होने वाले हैं और अभी अस्पतालों में जो सबसे ज्यादा मामले पहुंच रहे हैं वो सूखी खांसी को लेकर है। अब प्रार्थना ये की जा रही है कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश में बारिश होनी चाहिए। भयंकर सूखा पड़ने के आसार नहीं तो पैदा होने वाले हैं। पुलिस थाना चिड़गांव के तहत बडियारा गांव के समीप ही एक मथुरेट खड्ड में महिला का शव बरामद हुआ है। ये महिला का शव पेड़ से लटका हुआ था। 28 वर्षीय महिला की उम्र बताई जा रही है। महिला शादीशुदा थी। एक दिन के लिए अपने मायके गई थी घास कटाई के लिए और ठीक एक दिन बाद ये वापस ससुराल की तरफ लौट रही थी, लेकिन उसके बाद जब ससुराल नहीं पहुंची तो तलाश शुरू की गई। पुलिस को शिकायत दी गई और देखा जा सकता है मथुरेट खड्ड के समीप महिला का शव बरामद हुआ है। पेड़ से लटका हुआ था महिला का शव, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि महिला ने या तो आत्महत्या की है या जान से इसे मारा गया है। इस महिला की माता ने शिकायत की है पुलिस थाना में और एक व्यक्ति पर आरोप ठहराया है, ये कहते हुए कि इस व्यक्ति के संपर्क में महिला कुछ दिनों से थी और इसी व्यक्ति ने महिला को सुसाइड करने के लिए उकसाया है। ये व्यक्ति भी रोडू का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार महिला इस व्यक्ति से कब से बात कर रही थी, क्यों कर रही थी और इसके अलावा ऐसा क्या हो गया था जो व्यक्ति ने महिला को उकसा दिया आत्महत्या के लिए और महिला ने भी पेड़ पर खुद को लटका दिया। तो ये अभी पूरी स्थिति है। परिवारजन काफी ज्यादा परेशान है और महिला का पति भी बेहद परेशान है, लेकिन अभी इस मामले में कोई भी ऐसा बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और यहाँ महिला की माता की ओर से ही एक व्यक्ति पर भी शक ठहराया गया है। शक कितना सच है ये आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। देखिए, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू का यह कहना है कि अब तो जयराम ठाकुर रोज नया बयान देने लगे हैं अपनी गद्दी बचाने के लिए। रोज उन्हें नई स्टेटमेंट देनी पड़ रही है क्योंकि भाजपा में कई गुट बंट गए हैं और अपनी गद्दी बचाने के लिए जयराम ठाकुर सुर्खियों में आ रहे हैं। इसीलिए रोज अपनी स्टेटमेंट नई दे देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी गलत जानकारियां पहुंचा रहे हैं। आज नदौन में थे मुख्यमंत्री सुक्खू और वहीं उनकी ओर से ये कुछ बड़ी बातें कही गई है और ये भी मीडिया के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस वक्त पूर्व जयराम सरकार थी तो शिक्षा का स्तर इतना नीचे आ गया है कि 21वें स्थान पर अभी हिमाचल प्रदेश चल रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हम पिछड़ गए हैं। हर फील्ड में सुधार करने की आवश्यकता है और वो वर्तमान सरकार कर भी रही है।
मुख्यमंत्री ने मीडिया को ये जानकारी भी दी कि आज उन्होंने कुछ मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई थी, समीक्षा की गई है हर विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर और आने वाले समय के लिए कुछ दिशा निर्देश भी मंत्रियों को दिए गए हैं कि कैसे योजनाओं को समय पर लागू करना है। और वहीं गांव के द्वार कार्यक्रम पर भी ये निर्देश दे दिए हैं मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को कि वो हर दुर्गम इलाके में जाकर वहां के लोगों से संवाद करें, वहां की समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करें। अब देखिए, मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि भाजपा में कई गुट बट गए हैं, यही कारण है कि सुर्खियों में रहने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर रोज एक झूठी स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन इसी पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी पलटवार करते हुए ये कहा है कि मुख्यमंत्री हर बात पर झूठ कहते हैं और यहाँ ऋण पे ऋण लिए जा रहे हैं और ये ऋण से और टैक्स से कैसे हिमाचल प्रदेश एक समृद्ध राज्य बन सकता है। मुख्यमंत्री बार बार इस बात का उल्लेख तो कर देते हैं कि हिमाचल प्रदेश को समृद्ध राज्य बनाना है, इसके लिए उन्होंने एक अवधि भी निर्धारित की हुई है, लेकिन संभव कैसे होगा जब ऋण पर ऋण लिया जाएगा और आम लोगों की जरूरतें पूरी नहीं की जा रही हैं। आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी दरअसल संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अब क्योंकि भाजपा ने सदस्य जोड़ो अभियान और ज्यादा बढ़ा दिया है, इसे एक्सटेंड किया गया है 15 नवंबर तक, तो अगली तैयारियों को लेकर बैठक आज बुलाई गई थी और इसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इसी बीच इनकी ओर से यह पलटवार मुख्यमंत्री सुक्खू पर किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बड़ा तंज गांधी परिवार पर कसा है, जिसमें उनका कहना है कि ये कांग्रेस एक पार्टी का एक परिवार की पार्टी है और एक ही परिवार की इस पार्टी को बचाने के लिए 70 सालों से कुछ कांग्रेस नेता संघर्ष कर रहे हैं। अब उनकी अगली पीढ़ियां भी इसमें संघर्ष कर रही हैं। ये बड़ी बात आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से कही गई है कि ये एक ही परिवार की पार्टी है और इसी परिवार को, इसी पार्टी को बचाने के लिए खास तौर पर परिवार पर तंज कसते हुए इन्होंने कहा इस परिवार को बचाने के लिए 70 सालों से संघर्ष किया जा रहा है। हालांकि अब इसका जवाब कैसे कांग्रेस देती है ये देखना होगा। एक बात को लेकर हालांकि यहां बिंदल ने सराहाया है मुख्यमंत्री को कि अगर वो कर्मचारियों की और पेंशनर्स की अदायगी समय से कर रहे हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात भी तभी सामने आ पाएगी जब कर्मचारियों का हर वर्ग सरकार से खुश होगा। अभी भी कुछ एक पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली है तो उनकी ओर भी मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। ये भी डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से आज स्टेटमेंट दी गई है। वोकेशनल शिक्षा अगले 2 दिन तक ठप रहने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। ये स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, तकरीबन इनकी संख्या 2400 के करीब है और ये अब सामूहिक हड़ताल को लेकर भी यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इनकी मांग पर आज भी गौर नहीं किया जाता है या 1 से 2 दिन में वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं और उससे बड़ी 2 शिकायतें इन्होंने ये की है कि पिछले एरियर का भुगतान इन्हें नहीं किया गया है, पिछले 6 महीनों की सैलरी का एरियर इन्हें नहीं मिला है। दरअसल वर्तमान सरकार ने इनकी वेतन बढ़ाने पर घोषणा की थी लेकिन इन्हें बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला और काफी लेट लतीफी के साथ इन्हें देना शुरू किया गया। तो पिछले एरियर का भुगतान करने के लिए विभाग ने निर्देश जारी किए थे निजी कंपनियों को, लेकिन 20 अक्टूबर बीते भी यहाँ तकरीबन 12 से 13 दिन हो गए हैं और ये भुगतान नहीं हुआ। 20 अक्टूबर डेडलाइन क्योंकि विभाग की ओर से कंपनीज को दी गई थी तो एरियर नहीं दिया गया है। कुछ जगहों पर सैलरी समय से नहीं मिलती है और इस बीच इन्होंने सेंटम और ICSS कंपनी को लेकर कुछ आरोप लगाए हैं कि ये प्रताड़ित कर रही हैं शिक्षकों को। इसका रास्ता यही है कि कंपनियों के अधीन से हटाकर इन्हें सीधे तौर पर विभाग के दायरे में लाया जाए। ये सीधे तौर पर सरकार के दायरे में आएंगे तो ऐसे में सभी परेशानियां खत्म हो पाएंगी, सैलरी समय से आएगी और एरियर का भुगतान अभी तक इन्हें नहीं हो पाया है। ये अपने आप में बड़ा उदाहरण है। निजी कंपनियां मनमानी करती है, ये विभाग के निर्देशों को भी नहीं मानती है। रेगुलर पॉलिसी बनाने पर मांग जरूर उठाई है लेकिन यही मांग बाकी वर्ग भी उठा रहे हैं, जिसमें कुछ आउटसोर्स कर्मचारी भी हैं या स्कूलों में ही शिक्षा प्रदान कर रहे कंप्यूटर शिक्षक भी हैं। अगर रेगुलर पॉलिसी बनेगी तो सबके लिए बनानी पड़ेगी। फिलहाल सचिवालय में इसे लेकर कोई हलचल हमें नजर नहीं आई है, लेकिन यहाँ एरियर का भुगतान नहीं हुआ, ये एक जेन्युइन सी मांग इनकी नजर आ रही है। इस पर जरूर आने वाले समय में हमें हलचल दिख सकती है या कोई आदेश जारी किए जा सकते हैं निजी कंपनियों को। आज महिलाएं भी आई थी और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर चौड़ा मैदान में इन्होंने प्रदर्शन किया है। आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, ये भी इनकी ओर से चेतावनी दे दी गई है। देखिए, ऐतिहासिक कालका शिमला ट्रैक पर स्पेशल ट्रेन न चलने से प्रवासी परेशान हो रहे हैं, खासतौर पर प्रवासी मजदूर यहाँ जो यूपी या झारखंड से आते हैं इस दौरान, क्योंकि इनके राज्यों में छठ की पूजा मनाई जा रही है और ये एक बहुत बड़ी पूजा, बहुत बड़ा त्योहार इनके लिए रहता है।
ये यहाँ से यूपी झारखंड नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि एक ट्रेन की सेवा बंद हो गई है। तकरीबन 25 दिन से ये स्पेशल ट्रेन की सेवा नहीं दी जा रही है। कारण ये है कि इसमें एक कोच कम है, जिस वजह से ट्रेन नहीं चलाई जा रही। यूं तो 6 ट्रेनें चलाई जाती हैं, लेकिन उसमें एक कम है और ये शिकायत प्रवासी भी यहाँ पर कर रहे हैं कि अपने घर जाना चाह रहे थे, लेकिन जाने का मौका इस वजह से भी इन्हें नहीं मिल पाया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में भी इस दौरान काफ़ी पर्यटक पहुँचते हैं। ये फेस्टिव सीजन रहता है, तो वैसे ही पर्यटकों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है और बुकिंग करवाने के लिए हमें काफ़ी बल्क भी इस दौरान देखने के लिए मिलता है, बड़ा बल्क। और जितनी ज़्यादा ट्रेन्स हो वो भी कम पड़ जाती हैं। इस बीच अगर एक ट्रेन सेवा बंद की गई है तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ के प्रवासी मजदूरों के लिए परेशानी है। ये छठ की पूजा में नहीं जा पा रहे हैं। स्पेशल ट्रेन की जो हम बात कर रहे हैं, ये सुबह 4:45 पर कालका से चलती है और 10:03 पर शिमला पहुँचती है। वापसी में ये ट्रेन शिमला से दोपहर 2:15 पर चलती है और 8:10 पर कालका पहुंचती है। तो ये ट्रेन का सफ़र काफ़ी सुहावना हो जाता है प्रवासियों के लिए भी। इससे मनोरंजन भी उठा पाते हैं और थकावट भी नहीं होती है। तो ये शिकायत इस बार की गई थी। हालांकि अब कितना ज़्यादा समय और लग जाता है, फिलहाल कोच कम होने के कारण ये ट्रेन सर्विस नहीं दी जा रही है। प्रबंधन की ओर से यही हवाला हमें मिला है। देखिए, कई ऐसे त्योहार हैं जिसमें छूट एचआरटीसी की ओर से महिलाओं को दी जाती है। पिछले कल भाई दूज था और भाई दूज के दौरान भी महिलाओं से एचआरटीसी की बस में किराया नहीं लिया जाता है, जिसके बाद आंकड़ा सामने ये आया है कि तकरीबन 68 करोड़ का अनुदान एचआरटीसी ने छोड़ा है। 68 लाख का अनुदान काफ़ी ज़्यादा है एचआरटीसी के लिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एचआरटीसी पहले से ही घाटे में चल रही है। हालांकि इसमें महिलाओं ने जो मुफ्त यात्रा की है वो आंकड़ा 63 लाख के करीब है और इसके अलावा 15 लाख अन्य श्रेणियों को जो निःशुल्क यात्रा दी जा रही है वो आंकड़ा सामने आया है। अब ये हम मानकर चल सकते हैं कि अगर ये अनुदान यहाँ ना दिया जाए एचआरटीसी की ओर से या निःशुल्क यात्रा नहीं दी जाती महिलाओं को, तो 63 लाख एचआरटीसी कमा सकती थी। लेकिन अब सरकार की ओर से कुछ योजनाएं शुरू की गई है जिसमें महिलाओं को निःशुल्क यात्रा दी जाती है। तो उसके बाद ये सामने बात आई है कि 68 लाख का अनुदान इस यात्रा के लिए छोड़ा है, जो कि भाई दूज के दौरान महिलाओं की ओर से एचआरटीसी में यात्रा की गई और 15 लाख इसमें अन्य श्रेणियों की भी निःशुल्क यात्रा है। यही बात तो बार बार एचआरटीसी के कर्मचारी भी कहते हैं और पेंशनर्स भी कहते हैं कि एचआरटीसी अगर घाटे में चल रही है तो उसके पीछे कई कारण हैं। कई ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें निःशुल्क यात्रा का लाभ दिया जा रहा है। अगर एचआरटीसी को घाटे से उभारना है तो सबसे पहले निःशुल्क यात्रा बंद की जाए, सभी को एक समान किराया रखा जाए और कुछ एक अवसर रहते हैं जैसे करवा चौथ, भाई दूज, ठीक है, इनमें फिर भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि कभी कभार की बात है महिलाओं को निःशुल्क यात्रा दे दी जाती है 0 टिकट पर, यानी कि टिकट महिलाओं को दी जाएगी लेकिन किराया उनसे नहीं वसूला जाता है। तो इस हिसाब से रोज़ाना 50 लाख का अनुदान रियायती सफ़र पर एचआरटीसी दे देता है। तो ये आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए कुछ समय पहले ये आदेश जारी किए गए थे एचआरटीसी प्रबंधन को कि वो एक लिस्ट तैयार करे किन वर्गों को इसमें राहत दी जा रही है। और ऐसे कितने वर्ग हैं जिनसे किराया लिया जा सकता है और निःशुल्क यात्रा का जिन्हें लाभ दिया जा रहा है, लेकिन वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि एचआरटीसी में किराया दे सके। फिलहाल उसके बाद कोई हलचल नज़र नहीं आई क्योंकि इस फैसले के विरोध में कुछ वर्ग उतर गए थे। सोशल मीडिया पर भी कई कैंपेन्स चलाए गए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें पुलिस की ओर से भी काफ़ी ज़्यादा विरोध जताया गया था जिन्हें सब्सिडाइज यात्रा दी जा रही है और बाकी की श्रेणियाँ भी सामने आ गई थी। लेकिन ये एक बड़ी वजह हम कह सकते हैं जिस तरह का आंकड़ा सामने आया है, 68 लाख का अनुदान दिया गया है रियायत के तौर पर, जिसमें 15 लाख अन्य श्रेणियों को दे दिया, बाकी महिलाओं की मुफ्त यात्रा हुई है। तो एचआरटीसी कैसे घाटे से उभरेगा, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम की महत्वपूर्ण बैठक हमीरपुर में हुई है। ग्रेच्युटी और एरियर को लेकर इन्होंने कुछ डिमांड्स उठाई है। इनका कहना है कि पूर्व जयराम सरकार ने यह ऐलान किया था इन्हें रिवाइज पे स्केल का एरियर मिलेगा। ये 50-50 हज़ार की 2 किश्तें दी जानी थी और इसके अलावा ग्रेच्युटी का एरियर देने का भी वादा हुआ था जो कि 20% इन्हें मिलना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना तो इन्हें 50,000 की किश्त मिली है और ना ही 20% ग्रेच्युटी का एरियर मिला है। जल्द से जल्द इनकी मांगों पर गौर हो, अब ये और ज़्यादा नहीं रुकने वाले हैं। वैसे भी देखिए, यहाँ जो बिजली बोर्ड के पेंशनर्स हैं वो नाराज़ चल रहे हैं। इस वजह से ओपीएस भी बाकी अगले कर्मचारियों के लिए लागू नहीं की गई है और वहाँ पर कुछ पद समाप्त कर दिए गए हैं। हालात वैसे ही बिजली बोर्ड के ठीक नहीं हैं और जो पुरानी अदायगी है वो भी सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। तो इस पर नाराज़गी व्यक्त की है। आने वाले समय में ये भी अपना ग्रेच्युटी का एरियर लेने
लेने के लिए और रिवाइज पे स्केल का एरियर लेने के लिए बड़ी रणनीति तैयार कर सकते हैं। एक साल के अंतराल में जो कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, ग्रेच्युटी मार्च 2024 तक ही उनकी क्लियर की गई है और लीव इन कैशमेंट 2023 तक ही क्लियर हो पाई है। तो ये भी इनकी ओर से शिकायत की जा रही है। आज की बैठक में ये सभी मुद्दे गूंजे हैं और सजेशंस दिए गए हैं इसमें कुछ पेंशनर्स की ओर से कि कैसे वो सरकार से इस पर वार्ता कर अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं या फिर अगली रणनीति भी अगर तैयार करनी हो प्रदर्शन आंदोलन को लेकर, तो उसके लिए भी अब ये पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि लगातार एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि इनकी उम्र अब बढ़ रही है, तो बढ़ती उम्र के साथ अगर अदायगी जल्दी दे दी जाए वो इनके लिए बेहतर रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक ली है। तकरीबन 5 मंत्रियों को बैठक के लिए बुलाया था और इसमें कुछ विभागों की समीक्षा बैठक ली गई है। विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर इन्होंने समीक्षा की है, कितनी योजनाएं पेंडिंग है, कितनी पूरी कर ली गई हैं, किस विभाग की वित्तीय स्थिति क्या चल रही है। बड़ी बात यह है जो संकेत दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से कि आने वाले समय में बजट में बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, बजट का आकार भी अब बदल सकता है और बजट में दिए जाने वाले प्रावधानों के तहत भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अभी वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 58,000 करोड़ का बजट दिया गया था, लेकिन अब इसका आकार बढ़ेगा और इसके लिए मंत्रियों को भी कुछ निर्देश जारी किए गए हैं कि कैसे विभागों से कार्य करवाया जाए, कैसे सभी योजनाओं को पूरा किया जाए और कार्यप्रणाली को लेकर भी पूरी फीडबैक ली गई है। यानी कि अगले बजट पर कुल मिलाकर लंबी चर्चा हुई है और इसमें विभागों को भी पूरा सहयोग करने के लिए कहा है। एक और अधिकारी अपने स्तर पर विभागों में बैठक ले रहे हैं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ बैठक ली है। 5 मंत्री इसमें मौजूद थे, जिसमें एक डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री थे, दूसरे स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल थे और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद थे, कृषि मंत्री चंद्र कुमार थे और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ भी ये बैठक ली गई है। अभी एक कार्यक्रम शुरू किया गया है सरकार की ओर से, जनता के द्वार कार्यक्रम। मंत्रियों को ये भी निर्देश जारी हो चुके हैं कि जितने भी दुर्गम इलाके हैं वहां मंत्री प्रवास पर जाएं और 1 या 2 नाइट स्टे कर लोगों की परेशानियां जाने, उनकी समस्याओं को समाप्त करने पर लोगों से संवाद करें, मौके पर निपटारा करने की कोशिश करें समस्याओं का, और जो मौके पर खत्म नहीं हो सकती है उसे जल्द से जल्द विभागों के माध्यम से खत्म किया जाए। ये भी मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल सदस्यों को निर्देश जारी किए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर प्रमोशन देखिए एक दफा फिर फंस गई है। हालांकि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की ओर से ये आदेश जारी किए गए थे कि जल्द से जल्द पदोन्नति की जाए और सीनियरिटी लिस्ट तैयार हो, लेकिन ठीक उसके बाद दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए इस मामले को एक तरह से रोका गया है, या यूं कह लीजिए कि स्टे इस पूरे मामले में अभी लग गया है। ये स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई थी एक पक्ष की ओर से, जिसके बाद मामले में स्टे लग गया है। अब थोड़ा सा इंतजार और करना होगा डेप्यूटी डायरेक्टर की प्रमोशन के लिए। 2 वर्गों से इस पद पर प्रमोशन होती है, जिसमें एक लेक्चरर्स हैं और दूसरे हेडमास्टर्स हैं। लेक्चरर्स का कहना है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है हेडमास्टर्स के मुकाबले, इसलिए कोटा इन्हें ज़्यादा दिया जाए। अभी दोनों वर्गों को 50-50% कोटा दिया जा रहा है और यही मांग बार बार इनकी ओर से दोहराई जा रही थी। अब यहाँ लेक्चरर्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया गया है और देखा जा सकता है पूरे मामले में स्टे लग गया है। अब ये डेप्यूटी डायरेक्टर्स की प्रमोशन नहीं हो पाएगी जब तक पूरा मामला क्लियर नहीं होता है। हालांकि इससे पहले जब हाईकोर्ट ने ये आदेश सुनाए थे कि बिल्कुल जल्द से जल्द सीनियरिटी लिस्ट तैयार कर पदोन्नति दी जाए, तो ऐसा लग रहा था कि अब ये डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर प्रमोशन जल्दी हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ जल्दी नजर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा इंतजार अब विभाग को करना होगा। हालांकि काफी ज्यादा डेप्यूटी डायरेक्टर्स के पद विभाग में खाली चल रहे हैं। राज्य चयन आयोग में एक ओथ होने जा रही है। दरअसल 2 मेंबर्स इसके लिए चयनित किए गए थे। जो सेकंड मेंबर हैं उन्होंने लिखित में इनकार कर दिया है इस पद को लेने से, लेकिन जो एक मेंबर हैं और रिटायर एचएस अधिकारी सुखदेव सिंह हैं, इनकी शपथ होने जा रही है जो कि 14 नवंबर को होगी। इसके लिए हमीरपुर में तैयारियां शुरू हो चुकी है ताकि ओथ सेरेमनी पूरी हो सके। लेकिन एक और जानकारी सामने आई है अभी, क्योंकि देखिए जो अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं उनकी भी शपथ नहीं हो पाई है। ये पूर्व पीसीसीएफ राजीव कुमार है, इनकी शपथ को लेकर शेड्यूल अभी फाइनल नहीं हुआ और अगर मान लीजिए मेंबर की शपथ से पहले इनकी शपथ को लेकर शेड्यूल तैयार हो जाता है तो मेंबर की शपथ में भी फिर यहाँ बदलाव हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन बेरोजगार युवा लगातार सवाल कर रहे थे कि अभी तक तो ओथ सेरेमनी
सेरेमनी नहीं हुई, अगली प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। अभी 2 मेंबर्स चुने गए थे, एक ने खैर पद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन दूसरे की शपथ को लेकर शेड्यूल लगभग तय है। 14 नवंबर को ये अपनी शपथ लेंगे, हमीरपुर में ही तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। और अब ये बात अलग है कि जो इसके लिए राजीव कुमार अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं आयोग के लिए, यानी कि उनकी शपथ कब तक होती है। संभावना ये है कि उनकी शपथ पहले भी हो सकती है, और अगर ऐसी स्थिति होगी तो इस दूसरी शपथ में, मेंबर वाली शपथ में भी बदलाव की पॉसिबिलिटीज फिर रहेंगी। देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत ही एक और इलाके में जा रहे हैं। दरअसल ये 5 तारीख का शेड्यूल हमारे समक्ष आया है, 5 नवंबर का, और 1:30 बजे इनका ये दौरा वहां पर रहने वाला है। ग्राम पंचायत पुत्रियाल में ये जाएंगे, हमीरपुर में ये ग्राम पंचायत आती है, और जनता के साथ वहां संवाद करने वाले हैं, उनकी समस्याओं को जानेंगे। राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल रही है, खासतौर पर सरसों का तेल और दाल नहीं मिल रही है, जिस वजह से उपभोक्ताओं को दुकान से ही महंगा राशन खरीदना पड़ रहा है। ये शिकायत उपभोक्ताओं की ओर से की गई है, और यहाँ राशन डिपुओं के संचालकों का कहना है कि पीछे से ही सप्लाई काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई है। इस समस्या को भी कितनी जल्दी निपटाया जाता है देखेंगे, क्योंकि उपभोक्ता काफ़ी ज़्यादा शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।